नमस्कार, जय हिंद। आज एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। पिछले दो वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। उम्मीद है कि इसी तरह से आपका सपोर्ट और प्यार मुझे आगे ही मिलता रहेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एक कार किसी दूरी को एक समान चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो वही दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय की जा सकती थी। कह रहा तय की गई दूरी बताइए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि पहले वो व्यक्ति 8 घंटे में दूरी तय करता था और अब वो 7 घंटे 30 मिनट में उस दूरी को तय कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, दूरी वही है, बस उसने चाल को बढ़ाकर अपने समय को कम कर लिया। तो चाल के बढ़ाने से समय कम हो गया लेकिन दूरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमको टाइम दिया हुआ है पहले का टाइम दिया हुआ है 8 घंटे का और बाद वाला समय हमें दिया हुआ है 7 घंटा 30 मिनट। 7 घंटा 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 7.5 घंटा या 15/2 घंटा। पहला समय 8 घंटा, दूसरा समय हमारा 15/2 घंटा। तो यहां से अगर टाइम का रेशियो निकाला जाए तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 16 और 15 का। चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का अपोजिट टाइम होगा, तो यहां से टाइम का अपोजिट अगर स्पीड करेंगे तो रेशियो बन जाएगा स्पीड का 15 और 16 का। पहले स्पीड 15 थी, अब स्पीड हमारी बढ़ के 16 हो गई। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि रेशियो में हमारी स्पीड 1 बढ़ रही है। रेशियो में जो हमारी स्पीड 1 बढ़ रही है वो हमें यहाँ पे दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग यहाँ पे जो 1 का डिफरेंस आया उसे लिख सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए तय की गई दूरी कितनी है। आपको दूरी निकालनी है तो हमें मालूम है कि दूरी हमको मिलेगी जब हम चाल और समय का गुणा करेंगे। तो आप यहां से या तो पहला वाला समय निकाल लो या दूसरा वाला समय निकाल लो, किसी भी समय से आप दूरी को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम पहला वाला समय यहां से निकाले 15 बराबर, तो 1 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से पहली चाल जो उसकी थी वो 15 बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो 15 बराबर हो जाएगी 15 गुणे 4 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली स्पीड हमारी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से उसने 8 घंटे जर्नी की थी। तो अगर मुझे दूरी निकालनी है तो जैसा कि हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल हमारी आ चुकी है यहां से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 में हम लोग इस टाइम का 8 घंटे का गुणा कर दे। पहला वाला जो समय हमें दिया था वो हमें 8 घंटे दिया था। तो 60 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 480 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो यहां से हमारा पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। 480 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़के और लड़कियों के एक समूह में 15 लड़कियों के समूह छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। बाद में जब 15 लड़के भी समूह से चले जाते हैं तो कह रहा है अनुपात 1:5 का हो जाता है। समूह में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी। देखिए प्रारंभ में लड़के और लड़कियां कितने थे हमें मालूम नहीं है, बॉयज और गर्ल्स कितने थे हमें नहीं मालूम। क्वेश्चन में कहा गया है यहां पे जितने भी लड़के और लड़कियां रहे हों उनमें से 15 लड़कियों ने ग्रुप को छोड़ दिया। 15 लड़कियां यहां से ग्रुप छोड़कर चली गई। 15 लड़कियां यहां से ग्रुप छोड़कर चली गई। 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़ने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 2:1 हो गया। यानी यहां पर जो हमारा रेशियो हो गया बॉयज और गर्ल्स का वो 2:1 हो गया। बाद में कह रहा है कि जब 45 लड़के समूह छोड़कर चले जाते हैं तो रेशियो 1:5 हो जाता है। अब इसमें से बोला जा रहा है कि 45 बॉयज चले गए और रेशियो हमारा हो गया 1:5 का। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया 1:5 का। कह रहा प्रारंभ में समूह में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में लड़कियां कितनी थी। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 45 लड़के चले गए। 45 लड़के चले गए,
इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों रेशियो को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे लड़कों के जाने की बात हुई है, लड़कियों के जाने की बात नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि लड़कियां दोनों जगह पे बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गर्ल्स को हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ गर्ल्स हमारे रेशियो में 5 है, तो यहाँ भी गर्ल्स को रेशियो में 5 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ गर्ल्स को 5 बनाता हूं तो इसमें 2 का मैं गुणा करूंगा, तो 2 का गुणा करूंगा तो 5 गुणे 2। अब यहां से देखिए, अगर मैं यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो हमारा था 2:1, तो ये हो जाएगा 10 और 5 का। 2:1 का रेशियो था, मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10 और 5 का। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लड़के चले गए, लड़कियां नहीं गई, तो लड़कियों की संख्या को मुझे बराबर करना था, मैंने वो बराबर कर लिया। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि लड़के 10 थे, 1 हो गए, लड़के रेशियो में कितने कम हो गए? 9। जो लड़के रेशियो में 9 कम हुए हैं वो हमको यहां दिया हुआ है 45 के बराबर। तो 9 की वैल्यू हमें 45 दी है, तो यहां से हम लोग भाग देकर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो यहां से लड़कों की संख्या अगर देखी जाए तो 1 बराबर 5, तो 10 बराबर 50। और लड़कियों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो लड़कियां हो जाएंगी 25। हमने 1 बराबर 5 था, 10 का गुणा कर दिया, 10 गुणे 5 50, और यहां 5 का गुणा किया 25, लड़कियां हमको 25 मिल गई। इसके पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि लड़कियां 15 चली गई। लड़कियां कितनी चली गई? लड़कियां 15 चली गई। अब लड़कियां 15 चली गई और 15 लड़कियों के जाने के बाद यहां लड़कियां बची कितनी हैं? 25। इसका सीधा मतलब है कि पहले लड़कियों की संख्या 15 और रही होगी, तो 25 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो लड़कियों की संख्या पहले कितनी रही होगी? 40। ये लड़कियों की संख्या 25 तब हुई जब लड़कियां 15 ग्रुप होकर चली गई। तो इसका मतलब है कि लड़कियां पहले 15 ज्यादा रही होंगी, तो 25 और 15 जोड़ दोगे तो लड़कियों की पहले वाली संख्या आ जाएगी 40, और वही हमसे पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगर मुझसे ये पूछ लेता कि ये बताइए लड़के पहले कितने थे, तो यहां से देखिए लड़के 50 है, लड़के तो गए नहीं, तो इसका मतलब है कि लड़के अगर पहले यहां पर 50 है तो इसके पहले भी 50 थे। तो अगर मुझे लड़कों की संख्या पूछता तो हम लड़कों की संख्या भी बता देते कि लड़कों की संख्या 50 थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां से इस रेशियो में केवल लड़कियां जा रही हैं, लड़के नहीं जा रहे हैं, तो लड़कों की संख्या वही रहेगी। रेशियो अगर पूछ लेता 5 और अगर लड़के लड़कियों में, तो हम बता देते 5:4 का, लेकिन हमसे केवल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। अगर कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो प्रकाशक का लाभ ज्ञात करिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी बात छूट की होती है, डिस्काउंट की बात होती है या कमीशन की बात होती है, सब एक ही बात है, तो हमेशा डिस्काउंट आपको अंकित मूल्य पर, यानी इंग्लिश में कहें तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। जब भी लाभ की बात होगी, देखिए कमीशन, कमीशन यानी छूट, छूट हमेशा आप देते हो अंकित मूल्य पर, और जब भी बात लाभ की होगी तो लाभ की गणना हमेशा करते हैं हम लोग क्रय मूल्य पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी पर। तो पहले कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी गई, तो अंकित मूल्य पर अगर आपने 10% का छूट दिया है तो यानी अंकित मूल्य को आपने 90% कर दिया। अंकित मूल्य को 90% करने से प्रकाशक को 20% का लाभ हुआ। लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो इसका मतलब है कि अंकित मूल्य का 90% मार्क प्राइस का 90% क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। इन दोनों को हमने बराबर कर लिया और यहां से एमपी और सीपी का रेशियो बना लेंगे। आप चाहो तो काट सकते हो या नहीं काटना हो तो ऐसे ही आप रहने दो। तो हमको अंकित मूल्य मिल गया यहां से 120 और क्रय मूल्य मिल गया मुझे 90। आप डायरेक्ट भी इस चीज को लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्रय मूल्य लिख देंगे और लाभ हानि के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग एमपी लिख देंगे। तो आपसे कह रहा है डिस्काउंट 10% दिया गया, तो डिस्काउंट 10% दिया गया, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू मिली वो मेरे सीपी हो गई, क्रय मूल्य हो गया। लाभ 20% का है तो 100 में 20 जोड़ दोगे तो 120, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब रेशियो बनाओगे तो रेशियो बनाने में सीपी की वैल्यू 90 बन जाएगी और एमपी की वैल्यू 120 बन जाएगी, तो आप डायरेक्ट उस चीज को लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा अगर कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, यानी छूट अगर 15% कर दी जाए। आपने देखा यहां पे मेरा अंकित मूल्य 120 आ गया, मार्क प्राइस मेरा 120 आ गया, इस पे 15% छूट की बात हो रही है। अगर मैं 120 का 15% निकालूंगा तो 120 का 15% हो जाएगा 18, 120 का 15% हो जाएगा
18। अगर 18 इसको कम करते हो तो इसका मतलब है कि आप उस वस्तु को 102 रुपए में बेच रहे हो, तो 102 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। पूछा जा रहा है प्रकाशक का लाभ बताइए। हम लोग जानते हैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पे होता है। सीपी मेरा 90 है और मैं उसको 102 में सेल कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर 12 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन सीपी पे करेंगे तो ये जो 12 का प्रॉफिट हुआ, आप अपने 90 पर कैलकुलेट करोगे कि 12 मेरे 90 का कितना परसेंट है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 40/3। 40/3 यानी कि 13 सही 1/3%। तो आपका फाइनल आंसर हो गया बी ऑप्शन। आपका फाइनल आंसर बी हो गया, 13 सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय में 15% की वृद्धि होने पर वह अपना खर्च 5% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? चलिए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 60% खर्च करता है। जैसा कि हम जानते हैं आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च और बचत का जो सम होता है, जो योगफल होता है, वो हमारा आय कहलाता है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहां से कहा जा रहा है कि आय का वो 60% खर्च करता है, तो मैंने उसकी इनकम को मान लिया 100। वो 60 अगर खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 40 बचा लेगा। आगे बोला जा रहा है उसकी आय जो है वो 15% बढ़ गई। तो उसकी आय अगर 15% बढ़ गई तो आय 100 है, 100 का 15% अगर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 115। तो आय उसकी 115 हो गई। कह रहा वो अपना खर्च जो है वो 5% बढ़ा देता है। खर्च आप देख पा रहे हैं यहां पर, खर्च उसका 60 है। 60 का जब आप 5% निकालोगे तो 60 का 5% हो जाएगा 3। 3 अगर ये बढ़ा देगा तो ये वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 63। कहा जा रहा है उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। अब बचत की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि आय और खर्च का योग जो होता है, खर्च और बचत का योग जो होता है वो आय होती है। तो हम लोगों को ये दोनों जोड़ने पर इसके बराबर होना चाहिए। तो आप 115 में से 63 घटा लो। 115 में से 63 घटा लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 52। अब आप देख सकते हैं 63 और 52 जोड़ोगे तो आपका 115 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी 40 पर थी बचत की और अब मेरी वैल्यू आ चुकी है 52 पे। तो मेरी जो बचत की वैल्यू है वो 12 बढ़ चुकी है। 12 बढ़ी है वैल्यू कहां से? 40 से। तो हमको यही पता करना है कि ये जो 12 बचत हमारी बढ़ गई वो पहले की बचत का कितना परसेंट है। 12 बढ़ी है 40 से, तो 12 पता करना है 12 40 का कितना परसेंट है। एक जीरो यहां कैंसिल कर लिया, 4 से इधर काटा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 30%। इसका मतलब है कि वो पूछा जा रहा था कि बचत कितने परसेंट बढ़ गई, तो आंसर हमारा 30% हो गया। बचत उसने अपनी 30% बढ़ा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि ए तथा बी एक कंपनी में दो साझेदार हैं तथा वे लाभ को 4:3 के अनुपात में बांटते हैं। यदि सी भी कंपनी में शामिल हो जाता है तो वे लाभ को 7:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। तदनुसार ए और बी का त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी ने कितना त्याग किया, कितना सी को दिया, उस रेशियो को फाइंड करना है कि ए और बी ने जो सी को दिया वो किस रेशियो में दिया। तो देखते हैं। पहले ए और बी का जो रेशियो था प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का रेशियो हमारा 4:3 का था। कहा जा रहा है यदि कंपनी में सी भी शामिल हो जाए तो वे लाभ को 7:4:3 की रेशियो में बांटते हैं। 7:4:3, ये 7:4:3 ए बी सी का रेशियो हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो पहले लाभ ए और बी बांटते थे आपस में, अब उसी लाभ को ए और ए बी सी तीनों आपस में शेयर कर रहे हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि लाभ जो है उसका अमाउंट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। उसी अमाउंट को ही पहले जिसे ए और बी ने बांटा था उसे अब ए बी सी तीनों में बांटा जा रहा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट जितना यहां पर होना चाहिए उतना ही प्रॉफिट यहां पे होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहां प्रॉफिट हमारा जो है जोड़ने पर 7 हो रहा है। अगर 4 और 3 जोड़ोगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। अगर यहां प्रॉफिट अगर जोड़ा जाए तो ये प्रॉफिट 7 4 11 3 14 हो रहा है। इसका मतलब है कि रेशियो यहां पर बैलेंस नहीं है। जो प्रॉफिट ए और बी का था वही ए बी का प्रॉफिट अब ए बी सी तीनों बट रहा था। तो प्रॉफिट की वैल्यू दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए मैं इसमें 2 का गुणा कर लूं।
अगर मैं इसमें 2 का गुणा करता हूं तो ये भी 14 हो जाएगा और ये तो 14 है ही। तो इसमें 2 का गुणा करने का मतलब ये दोनों वैल्यू। तो इसमें अगर 2 का गुणा करें तो ये जो 4 और 3 है ये हमारा 8 और 6 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं 8 और 6। तो 4 3 को मैंने बना लिया 8 और 6। अब 8 और 6 जोड़ोगे तो ये हमारा पूरा अमाउंट, प्रॉफिट का जो टोटल अमाउंट है 14 हो गया। 14 यहां भी प्रॉफिट है, 14 यहां भी है, प्रॉफिट हमारा इक्वल हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी ने जो त्याग किया उसका रेशियो क्या होगा। आप देख सकते हैं पहले ए को प्रॉफिट मिल रहा था 8, अब ए को प्रॉफिट मिल रहा है 7। तो ए ने कितना दे दिया, 8 वाली वैल्यू 7 पे आ गई तो ए ने 1 दिया। इसी तरह से पूछा जा रहा है बी ने कितना दिया। बी को जो पहले प्रॉफिट 6 का था वो प्रॉफिट उसका 4 का हो गया, तो बी का प्रॉफिट 2 कम हो गया। तो यानी कि ए ने 1 दिया होगा, बी ने 2 दिया होगा, दोनों मिला के टोटल कितना दे रहे हैं 3। और वो 3 किसे मिल रहा है, सी को। तो आप देख सकते हैं सी को 3 मिला। हमसे ए और बी के त्याग का अनुपात पूछ रहा था, तो त्याग का अनुपात हो गया 1 और 2 का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 3 व्यक्तियों ए बी सी के वेतनों का योग 72,000 रुपए है। वे क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। उन तीनों की बचतों का अनुपात इतना दिया हुआ है। कह रहा है ए का वेतन ज्ञात करिए। देख सकते हैं यहां पे कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, उनके खर्च का रेशियो दिया है, खर्च का परसेंटेज दिया है। ये जो परसेंटेज दिया हुआ है वो किसका परसेंटेज दिया है, ये खर्च का दिया है। और जबकि यहां पे जो अनुपात दिया हुआ है ये अनुपात किसका दिया हुआ है, ये अनुपात हमें बचत का दिया है। तो अगर मुझे यहां बचत का अनुपात दिया है तो मुझे यहां से भी पहले बचत निकालनी पड़ेगी, तभी मैं बचत को बचत से कंपेयर कर पाऊंगा। अगर ए ने 80% खर्च किया तो निश्चित तौर पे ए ने 20% बचाया होगा। तो अगर मैं ए की बचत अगर लिखूंगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ए ने अगर 80% खर्च किया तो ए ने बचाया कितना, 20%। बी ने 85% खर्च किया तो बी का जो बचत होगा वो 15% होगा। इसी प्रकार अगर मैं सी की बात करूं तो सी ने 75% खर्च किया है तो सी की जो बचत होगी वो 25% हो जाएगी। और यही बचत का अनुपात, अब हमने क्या क्या निकाल लिया, बचत निकाल लिया, क्योंकि ये अनुपात खर्च का दिया था तो खर्च हटा के हमने बचत लिख ली। बचत क्यों लिख ली, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो हमें दिया हुआ है वो बचत का ही दिया हुआ है। तो अब बराबर में बचत का अनुपात लिखूंगा 8, 9 और 20 का। यहां से कह रहा है ए का वेतन। अब हम लोग यहां से आसानी से ए बी सी का रेशियो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इनमें पहले 5 से हम लोग काट सकते हैं, तो 5 चौका 20, परसेंटेज तो परसेंटेज से कटी जाएगा और 5 से काटा जाएगा तो ये ऐसा। अब यहां पे 4, 3 और 5 बच गया। तो 4, 3 और 5 का मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो 4, 5, 3 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 से सब में डिवाइड कर लो। 4 से अगर 60 को काटते हैं तो 15 हो जाएगा, 3 से काटते हो तो 20 हो जाएगा और 5 से काटते हो तो 12 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां से ए बी सी का रेशियो हमको मिल गया। ए बटा 15 8 के बराबर है, ए अपॉन 15 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो हम 15 को अगर इधर ले जाएं तो 15 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणे 8 हो जाएगा 120। बी अपॉन 20 कितने के बराबर है, 9 के बराबर। तो 20 को इधर ले जाओ तो 20 में अगर आप 9 का गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 180। इसी प्रकार सी के नीचे 12 लिखा हुआ है, 12 को इस साइड ले जाओ तो 12 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 240। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 60 से कट रहा है सब, 60 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये हमारा 4। तो ए बी सी का रेशियो बन गया 2, 3 और 4 का। ये एबीसी के आय का रेशियो हो गया, इनकम का रेशियो हो गया। हमें तीनों के इनकम का योग दिया है, सम दिया है 72,000, 72,000। मैं इसको जोड़ दूं 4, 3, 7, 2, 9, तो हमें 9 की वैल्यू दी गई है 72,000। मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए ए का वेतन क्या होगा। अगर मैं ए का वेतन निकालूं तो रेशियो में ए का वेतन मेरा 2 है, तो मुझे 9 की वैल्यू मालूम है, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है। 9 का कितना गुना होता है बच्चों, 9 का 8 गुना होता है 72। तो 2 का अगर मैं 8 गुना करूंगा तो 16 होगा। यहां पे 3 जीरो बढ़े हैं तो 3 जीरो और बढ़ा दो आप, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16,000। 16,000 देखिए आंसर हमारा है, चौथा ऑप्शन। तो
6 का आंसर हो जाएगा हमारा 16,000, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 2 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। 2 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका रेशियो दिया हुआ है 5:8:4:3। ये इनके सिक्कों का अनुपात है। ये रेशियो जो है वो इनके सिक्के का है। उनका टोटल मूल्य दिया हुआ है 151। मूल्य दिया हुआ है 151 रुपीस। ठीक है। कह रहा थैले में कुल कितने सिक्के हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग यहां पर ठीक है, यहां पर थैले में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों का ये जो रेशियो दिया है इसको पहले मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर चूंकि ये मूल्य है तो मूल्य को मूल्य से कंपेयर करने के लिए मुझे पहले सिक्कों को मूल्य में बदलना पड़ेगा। तो मुझे यहां क्या दिया था, 2 रुपए 50 पैसे 20 पैसे और 10 पैसे। सॉरी, यहां पर 20 पैसे है तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं और ये 10 पैसे, इनका रेशियो दिया गया। ठीक है। अब हम लोग पहले सिक्कों को मूल्य में बदलेंगे। तो 2 रुपए के अगर मैं 5 सिक्के ले लूं तो ये टोटल मूल्य कितना बनेगा, 2 गुणे 5 10 रुपए। अगर 50 पैसे के मैं 8 सिक्के ले लूं तो 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनते हैं, तो 8 सिक्कों से 4 रुपया बन जाएगा। 20 पैसे के अगर 4 सिक्के ले लिए जाएं तो 20 गुणे 4 यानी कि 80 पैसा। 80 पैसा को हम लोग 0.8 लिख दें, 0.8 रुपीस, या 0 बढ़ाना चाहो तो 0.80 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 पैसे के 3 सिक्के ले लिए जाएं तो 30 पैसा हो जाएगा। 30 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं 0.3। अब हमने सिक्कों को मूल्य में चेंज कर लिया तो अब इस मूल्य को हम लोग जोड़ लें। 10 4 14 14 और ये हमारा हो जाएगा 15.1। तो ये टोटल वैल्यू हमारी हो गई 15.1। तो रेशियो के अकॉर्डिंग मेरा मूल्य बना 15.1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा मूल्य जो है वो आप देख सकते हैं 151 है। ये कितना गुना हो रहा है भाई, तो 15.1 का अगर देखोगे तो ये 10 गुना है। तो मूल्य जो है वो 10 गुना हो रहा है। पूछा जा रहा है कि थैले में कुल कितने सिक्के हैं, तो आप यहां पे देखिए, पहले इन सिक्कों को ऐड करिए। रेशियो में सिक्कों कितने हैं, 5 और 8 13, 13 4 17, 17 3 20। तो रेशियो में सिक्के 20 हैं। ये मूल्य हमारा 10 गुना हुआ, तो इसका मतलब है कि सिक्कों की संख्या भी 10 गुनी होगी। 20 का जब 10 गुना करोगे तो 20 का 10 गुना हमारा 200 हो जाएगा। तो 200 देखिए आंसर हमारा है। मूल्य चूंकि 10 गुना है तो सिक्कों की संख्या भी उसी रेशियो में 10 गुना हो जाएगी। 20 का 10 गुना 200। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक वयस्क छात्रों की कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष थी। जब 12 छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है कक्षा में शामिल किए जाते हैं तो कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। तब बताइए कि पहले कक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब देखिए, इस सवाल को भी कई तरीके से लगा सकते हैं। कुछ लोग एक्स से इसको सॉल्व कर रहे होंगे इक्वेशन बना के, तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग देखिए, हम लोग इसको 2 तरीके से समझेंगे। पहला तरीका क्या है, एक वयस्क छात्रों की कक्षा का औसत आयु जो है वो 40 है। आपको यहाँ पे एवरेज 40 दिया है, लेकिन यहां पर ये नहीं बताया गया कि यहां पर लोगों की संख्या क्या थी, क्योंकि वही हमसे पूछ रहा है। कह रहा है 12 छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। 32 वर्ष औसत आयु के 12 लोग 32 वर्ष औसत आयु के, ये एवरेज है हमारा, ये ग्रुप में शामिल हो गए। कह रहा है जिससे औसत हमारा 4 कम हो गया। औसत हमारा 4 कम हो गया। आप यहां देख सकते हैं कि हमारे ग्रुप का जो एवरेज था वो 40 था। जो लोग हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं वो 32 के हैं। तो जो लोग हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं वो हमारे एवरेज से कम है। तो अगर एवरेज से कम वालों को अपने ग्रुप में शामिल करोगे तो निश्चित तौर पे आपका एवरेज कम हो जाएगा। सीधी बात है। अगर आप अपने ग्रुप में, जैसे मान लीजिए किसी क्लास का औसत अगर 60 किलोग्राम है, अगर 80 किलोग्राम का कोई छात्र अगर क्लास में शामिल होता है तो फायदा होगा, क्योंकि वो एवरेज से ज्यादा है। लेकिन अगर 60 क्लास का एवरेज है और अगर 40 वाला कोई बच्चा अगर क्लास में शामिल होता है तो एवरेज हमारा
घट जाएगा। तो एवरेज तभी बढ़ता है जब एवरेज से ज्यादा वाला कोई आ रहा हो, और एवरेज तब घटता है जब एवरेज से कम वाला कोई आ रहा हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं वो एवरेज से कम है। कितने कम है भाई? तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे एवरेज से 8 कम है। एक व्यक्ति के आने से अगर 8 का नुकसान होगा तो आ कितने लोग रहे? 12 लोग। तो 12 लोगों के आने से नुकसान कितना होगा? 96 का। ये 96 का जो लॉस होगा ये ग्रुप में सभी मेंबर पे डिवाइड होगा। अब सभी मेंबर का मतलब ये हो गया कि यहां जितने मेंबर थे उन पे भी, और ये जो 12 मेंबर आए हैं उन पे भी, ये सभी लोगों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है कि सभी लोगों पर, जितने भी मेंबर ग्रुप में है, सब पे समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये 96 का नुकसान सब पे बराबर बटेगा। जब 96 का नुकसान सब पे बराबर बटा तो प्रत्येक को नुकसान कितना हुआ? 4 का हुआ। प्रत्येक को 4 का नुकसान। अब ऐसे समझिए, अगर एक व्यक्ति को 4 का नुकसान हुआ होगा तो 96 का नुकसान कितने लोगों में डिवाइड हुआ होगा? तो मैं 4 का अगर इसमें भाग करता हूं तो इसका मतलब है कि लोगों की संख्या 24 रही होगी। ऐसे समझ ले, आपको 96 टॉफियां बांटनी है, 96 टॉफियां बांटनी है, और प्रत्येक बच्चे को आप कितनी टॉफी दे रहे हो? 4 टॉफी। अगर एक बच्चे को आप 4 टॉफी दोगे तो 96 टॉफियां कितने लोगों में बटेंगी? तो आप 96 में 4 का भाग कर लीजिए, 24 लोगों में। तो टोटल लोगों की संख्या हो गई 24। आप देख सकते हैं 24 में 12 लोग तो बाद में आए थे, तो इसका मतलब है कि इन 24 में 12 पहले भी रहे होंगे। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि पहले लोगों की संख्या क्या थी। देख सकते हैं पहले के लोगों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले लोगों की संख्या हमारी कितनी थी? 12। टोटल लोगों की संख्या इनके आने के बाद 24 हो चुकी है। 24 में 12 ये लोग बाद में आए, 12 पहले थे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसको आप एलिगेशन से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए कैसे करेंगे एलिगेशन से। कहा जा रहा है कि ग्रुप में कुछ लोग पहले से थे जिनका एवरेज 40 था। 32 वर्ष एवरेज वाले कुछ और लोग ग्रुप में शामिल हो गए। इनके आने के बाद कह रहा है टोटल लोग जो हैं, आप इनको ऐसा मान सकते हैं कि ये जो थे वो लड़के थे, ये बाद में कुछ लड़कियां आ गई क्लास में। ठीक है, हमने कुछ ऐसे मान लिया कि क्लास में कुछ लड़के थे जिनका एवरेज 40 था। 32 वर्ष आयु वाले 12 लड़कियां क्लास में आ गई। तो ये लड़कियां आ गई जिनका एवरेज हमें 32 दिया है। इन लड़कियों के ग्रुप में शामिल होने से कह रहा है कि हमारा एवरेज जो है वो 4 कम हो गया। तो एवरेज 4 कम हो गया, यानी ये पहले से तुलना की जा रही है जो शुरू में एवरेज था। शुरू में जो लोग थे उनका एवरेज कितना था? 40। अब इनका एवरेज 4 कम हो गया, तो टोटल लोगों का एवरेज जो है वो हमारा 36 हो गया। ये टोटल लोगों का एवरेज हो गया। टोटल का मतलब इसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी शामिल होंगी। इनको हमने बीच में रख लिया। ऐसे अंतर निकालेंगे, इधर अंतर 4 का, इधर भी अंतर 4 का, और रेशियो आ जाएगा 1:1 का। ये 1:1 का रेशियो किसमें आया? लड़के और लड़कियों में। 12 लोग बाद में आए थे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 छात्र बाद में आए थे 32 एवरेज वाले। तो इनकी संख्या हमें दी गई है 12। तो इनकी संख्या 12 दी गई है। पूछ रहा पहले कितने लोग थे, तो आप देख सकते हैं रेशियो में वो भी 1 है, तो इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 12 ही हो जाएगी। तो इस तरीके से एलिगेशन से ज्यादा आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के देने के लिए 3 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने कुल 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो 160 अंक, और 160 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कुल कितने प्रश्नों को सही किया? चलिए देखते हैं। उसने कहा है कि क्वेश्चन में कि एक क्वेश्चन सही करने के, राइट करने के उसको 3 मिलते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन अगर वो गलत कर देता है तो उसके 2 अंक कट जाते हैं। सही करने के 3 अंक मिलते हैं, गलत के 2 कट जाते हैं। उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं? उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 120, और उसे अंक प्राप्त हुए हैं, उसे जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स उसको मिले हैं 160। ठीक है, उसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसे 160 नंबर मिले। कह रहा कितने प्रश्नों को सही किया। कई तरीके से कर सकते हैं इसको। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको एलिगेशन से करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, हम ऐसे मान के चलते हैं कि अगर उसने सारे क्वेश्चन को राइट किया होता, सही किया होता, तो उसे कितने मिलते। एक बार ऐसे सोचें, अगर वो सारे क्वेश्चन रॉन्ग करता तो उसे कितने मिलते।
और क्वेश्चन में उसे कितने मिले हैं जब उसने कुछ सही भी किए हैं और कुछ गलत भी किए हैं। इसका मतलब है कि ये जो नंबर मिले हैं वो सही और गलत करने के बाद मिले हैं। इसका मतलब ये सही गलत का मिक्सचर है। इसको मिक्सचर को हम लोग बीच में रखेंगे। टोटल क्वेश्चन हमारे 120 थे। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन सही करता तो एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते, तो 120 क्वेश्चन के उसे मिलते 360 नंबर। अगर वो सारे क्वेश्चन सही करता तो हम कुछ इस तरह मान लें कि अगर वो सारे ही क्वेश्चन अगर गलत कर दे तो कितने मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन के 2 कटेंगे तो 120 के 240 कटेंगे। तो ये एक 360 उसे तब मिलेंगे जब सारे सही करेगा, और 240 तब मिलेंगे, माइनस 240 तब मिलेंगे जब सारे गलत करेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे मिले कितने हैं, उसे 160 मिले हैं। तो उसे 160 नंबर तब मिले हैं जब उसने उसमें कुछ क्वेश्चन सही भी किए होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत भी किए होंगे, यानी ये सही गलत का मिश्रण है। इस तरीके से इसको हम लोग क्रॉस डिफरेंस लेंगे। एक 360 और 160 का अगर अंतर लोगे तो ये 200 हो जाएगा। इसका अंतर लोगे तो प्लस माइनस का अंतर जुड़ जाएगा। तो 240 और 160 अगर आप जोड़ते हैं तो ये हमारा 400 हो जाएगा। इसको घटा मत दीजिएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। इनका रेशियो बनाएंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1 का। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 120, कह रहा टोटल 120 क्वेश्चन है। तो 120 क्वेश्चंस को हम लोग 2 और 1 के रेशियो में बांट देंगे। अगर 2:1 के रेशियो में अगर हम बांटते हैं तो एक वैल्यू हो जाएगी 80 और एक वैल्यू हो जाएगी 40। इसका मतलब है कि 80 क्वेश्चन उसने सही किए होंगे और 40 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे। ये सही इधर है और गलत इधर है। आपसे पूछ रहा है उसने कुल कितने प्रश्नों को सही किया, तो सही करने वाले प्रश्न हमारे कितने होगा यहां से 80। ये हमारा राइट आंसर होगा। और भी तरीकों से कर सकते हैं, फिलहाल इसको एलिगेशन से ही हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है। यदि नदी में की धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को एक निश्चित स्थान तक नौका द्वारा जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। वह स्थान की दूरी कितनी है, चलिए देखते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें नाव की चाल दी गई है, बोट की स्पीड हमें दी गई है 5 और धारा की स्पीड मुझे दी गई है 1। कह रहा है उस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लेता है। मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक जाना है और यहां से लेकर यहां तक आना है, और इसको टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम लग गया 1 घंटा। टोटल टाइम उसको लग गया 1 घंटा। कह रहा है कि दूरी क्या है। देखिए जैसा कि हम समझते हैं कि जब नाव धारा के साथ जाएगी तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। तो यहां से अगर मैं कहूं कि इसकी अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल चाल का मतलब डाउन स्ट्रीम, तो 5 और 1 जुड़ जाएगा, ये 6 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रतिकूल चाल क्या होगी, यानी प्रतिकूल चाल का मतलब जब नाव और धारा दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो आप इसको घटा दोगे तो 4 हो जाएगी। तो नाव जा रही होगी अनुकूल चाल से यानी 6 की चाल से, और आ रही होगी तो 4 की चाल से। अब आप देख सकते हैं नाव को जितनी दूरी जानी है उतनी ही दूरी आनी है, जाने आने की दूरी बराबर है। लेकिन वो दूरी कितनी है वो दूरी मुझे मालूम नहीं है, वो दूरी मुझे निकालना है। तो वो दूरी मैं कैसे निकालूंगा, आप इस दूरी को कुछ एज्यूम कर लीजिए अपनी तरफ से। क्या एज्यूम कर लें, सबसे बेहतर होगा आप 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये दूरी 12 किलोमीटर की हो जाएगी। 12 किलोमीटर वो जाएगा, 12 किलोमीटर वो आएगा। किस चाल से जा रहा है, 6 की चाल से। अगर वो 6 की चाल से अगर जाता है 12 किलोमीटर तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। इसी तरह से अगर मैं पूछूं अगर वो 4 की चाल से अगर 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा आने में तो कितना समय लगाएगा, तो 4 का 12 में भाग करोगे तो 3 घंटा लगेगा। यहां पे लगे 3 घंटे, यहां 2 घंटे, कुल कितने घंटे लग गए, 5 घंटे। जबकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि उसे लग रहे हैं 1 घंटे। जब हमने 12 की दूरी ली है तो 12 की दूरी लेने पर हमारा टाइम 5 घंटे आया, और क्वेश्चन में मेरा टाइम दिया हुआ है 1 घंटे। तो क्वेश्चन में जो टाइम है वो मेरे टाइम का 1/5 है, 1/5 है, 1/5 है। 5 में आप 5 का भाग करोगे तभी 1 आएगा। तो इसका मतलब मेरा टाइम जो है 1/5 है। टाइम 1/5 है तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो दूरी आपने अपने तरफ से ली है, जो एज्यूम की है, वो दूरी भी उसी रेशियो में 1/5 हो जाएगी। आपने दूरी मानी है 12, तो 12 का आप 1/5 कर लो, ये आपकी दूरी आ जाएगी। 12 में अगर हम 5 का भाग करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4। 2.4 देखिए हमारा आंसर है, तो 2.4 किलोमीटर यानी कि चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे जिससे वह घोल का 50% हो जाए। कौन घोल का 50% हो जाए? उस चीनी 50% हो जाए। तो देखिए इसको एलिगेशन कैसे करते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, मैं चीनी को रेफरेंस लूंगा और चीनी को रेफरेंस लेके मैं एलिगेशन लगाऊंगा। तो मैं देख रहा हूं कि पहला जो मिश्रण था उसमें चीनी कितना परसेंट है? 40%। ठीक है, तो यहां पे हम लोग रखते हैं चीनी को 40%। बाद में आपने चीनी मिलाई, चीनी के अलावा आपने कुछ नहीं मिलाया, कोई पानी नहीं मिलाया, कुछ नहीं मिलाया, यानी प्योर 100% चीनी मिलाई है। तो यहां पर मैं चीनी का परसेंटेज लिखूंगा 100%। इसको मिलाने के बाद जो घोल तैयार हुआ उस घोल में चीनी का परसेंटेज 50% हो गया। तो मैं अगर यहां पे मिश्रण को देखूं तो मिश्रण हमारा हो जाएगा 50%। फिर से एक बार समझिए, पहले कंटेनर में चीनी का परसेंटेज आपका 40% था, बाद में आपने केवल और केवल चीनी मिलाई, पानी बिल्कुल नहीं मिलाया। तो वहां पे अगर मैं पूछूंगा चीनी कितना है, तो भाई अगर केवल और केवल चीनी है तो इसका मतलब है चीनी 100% होगा। इस 100% को इसमें मिलाने के बाद जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ, उस मिश्रण में कह रहा है चीनी का परसेंटेज 50% है, तो उसको हमने बीच में रख लिया, मिश्रण को हम लोग बीच में रखते हैं। इस तरीके से हम लोग अंतर लेंगे। इसका अंतर हो जाएगा 10, इसका अंतर हो जाएगा 50, और रेशियो बनाओगे तो रेशियो हो जाएगा 5 और 1 का। अब जिस मिश्रण में चीनी 40% थी, उस मिश्रण की क्वांटिटी हमें दी गई है 300 ग्राम। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू मुझे दे रहा है 300 ग्राम। 5 की वैल्यू अगर मुझे 300 ग्राम दी गई है, तो बाद में जहां पे आपने चीनी मिलाई है उस मिलाई गई चीनी की मात्रा पूछ रहा है, तो वो मात्रा मेरी 1 हो गई। चीनी जहां भी मिलाई थी वो 100% थी और उसी क्वांटिटी रेशियो में 1 आई है। तो 5 की वैल्यू 300 ग्राम, 5 में अगर 5 का अगर 300 में भाग करोगे तो 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 ग्राम। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। तो यही पूछा जा रहा था कि घोल में कितना मिला दे, तो 60 ग्राम यानी कि सी ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को अगर चीनी से ना करना चाहो, पानी से करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर पहले बर्तन में अगर चीनी 40% है तो इसका मतलब है कि यहां पानी हमारा 60% रहा होगा। तो आप चाहो तो यहां पे 40 ना रख के 60 रख लो। यहां पे अगर पानी रखोगे तो चूंकि तुमने बाद में केवल चीनी मिलाया है, पानी नहीं मिलाया, तो वहां पानी का परसेंटेज क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पानी मिलाया ही नहीं। मिश्रण में चीनी दे रहा है 50%, तो पानी क्या होगा? 100% में 50% चीनी है, तो इसका मतलब है 50% पानी होगा। 60 और 50 का अंतर भी 10 होगा, और 0 और 50 का अंतर भी 50 होगा। रेशियो यही बनेगा, आंसर यही आएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चीनी को रेफरेंस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या पानी को रेफरेंस बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 0.48 पर बार है प्लस 0.52 पर बार है। इसका आंसर पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी इस तरह के बार वाले क्वेश्चन आए और आपको जोड़ना हो या घटाना हो, तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि इसको बट्टे के रूप में चेंज कर सकते हो। जैसे अगर 0.48 पे बार लिखा है, इसको अगर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले हम लोग 48 लिख लेंगे, और 2 अंकों पे बार है तो नीचे 2 बार 9 लिख लेंगे, यानी 99। इसी तरह इसको कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में चेंज करके उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं बाद में। आप सबसे बेहतर होगा कि इस तरीके से ना करके आप इसको समझ सकते हैं कि बार हम लोग अगर लगा रहे हैं किसी डिजिट पर, अगर कोई संख्या पे अगर बार लगी है तो वो बार बार अपने आप को रिपीट करती रहेगी। तो यहाँ 48 पे बार लगा है, तो 48 को आप रिपीट कर दो, 48 48 48। ज्यादा नहीं लिखना है, केवल 5-6 डिजिट तक आप लिखिए, उससे ज्यादा मत लिखिए। इसी तरह से अगर 52 पे बार लगा है तो 52 अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, तो ऐसे आप लिख दो, और लिखकर इसको सिंपल वे में जैसे आप साधारण तरीके से जोड़ते हो वैसे जोड़ दो। 8 और 2, ध्यान रहे इसके बाद भी कुछ डिजिट आएंगी, यही 48 रिपीट करेगा। यहाँ 52 मैंने उस डिजिट को भी नहीं लिखा है, तो आप अभी जोड़िए, बाद में हम उसको सही कर लेंगे। 8 और 2 जोड़ोगे तो ये 10 होगा, 1 बचा, 4 और 5 9, 1 यहां से मिला था तो वो 0 हो गया, 10 बना।
8 और 2 10, 10 में से एक उधर मिला 11 हुआ, फिर एक बचा 5 4 9 1 10, 8 2 10 1 11, 4 5 9 1 10, तो ये हमारा 1 इधर आ गया। अब आपको इधर स्टार्टिंग से पैटर्न पकड़ना है कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। आप देख सकते हैं ये 0 1 लिखा हुआ है, इसके बाद फिर हमारा 0 1 है, और ये जो वैल्यू है ये भी जो 0 0 दिख रही है ये दरअसल 0 0 नहीं है, ये भी 0 1 है, क्योंकि इसके बाद की डिजिट हमने लिखी नहीं। जैसे ये इधर एक हासिल दे रहा था, वैसे ही अगर इसके बाद की डिजिट लिखी होती तो वो भी इसे एक दे रहा होता, तो ये 0 की जगह 1 बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये 0 1 का पैटर्न बार बार रिपीट करेगा, तो आप इस 0 1 पे बार लगा दीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.01 पर बार। तो देखते हैं आंसर हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 2 की पावर 24 माइनस 1 को अगर 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 की पावर 24 माइनस 1 को अगर हम लोग 7 से अगर विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा, मुझे रिमाइंडर पूछा जा रहा है। देखिए कैसे करेंगे। इस 2 की पावर 24 को जो भी हमारा लिखा हुआ है 2 टू द पावर 24, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और अगर 3 का भाग करोगे 24 में तो यहां 8 आएगा, 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 आ जाएगा, -1 अपॉन 7 ऐसे लिखा जा सकता है। 2 का अगर आप क्यूब खोलते हैं तो 2 का क्यूब हमारा होगा 8, और पावर में हमारा जो 8 है वो सो रहेगा ही रहेगा, -1 अपॉन 7। हमें भाग देना है तो ये पावर को फिलहाल के लिए भूल जाइए, पावर को भूल जाइए और 7 से आप 8 में भाग दीजिए। 7 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा, और 1 की पावर 8 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी खोलोगे तो आपका 1 ही आएगा। यहां -1 है बटा 7, तो आपका आ गया 0। अब 0 भी तो किसी भी संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल हमारा कितना आ गया 0। 0 हर एक संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो यहां शेषफल हमारा 0 आ गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लगाते हैं, ए अकेला वही काम करने में 4 दिन अधिक लेता है। तो देखिए कह रहा है कि ए और बी एक काम को करने में जितना भी समय लगाते होंगे, मान लीजिए वो ए और बी एक काम को करने में x लगाते हैं समय, ए उस काम को अकेले करने में 4 दिन अधिक लेता है। तो 4 दिन अधिक लेता है ए और बी के समय से, तो अगर ए और बी ने उसको 4x दिन में किया है तो ए उसे 4 दिन अधिक में कर देगा, तथा बी अकेले उसी काम को करने में 16 दिन अधिक लगाता है। तो यहां से अगर हम लोग बी का समय लिखेंगे तो यहाँ पे 16 हम लोग जोड़ देंगे x में, वो ए बी से 16 ज्यादा लेता है। कह रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कर लेंगे। अब इसको क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। बेसिक तरीके से करोगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ए और बी का एलसीएम लेते हैं और काम बनाते हैं, काम बना के भाग देते हैं क्षमता से, ठीक है, तो वो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, याद कर लेंगे तो आपका समय काफी बचेगा। ऐसे सवालों में ए बी से जितना भी ज्यादा समय ए ले रहा हो और जितना ज्यादा समय बी ले रहा हो, आप इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, यही हमारा ए और बी का टाइम यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 16 में 4 का गुणा करोगे 64, 64 को बाहर निकालोगे तो 8 आ जाएगा, यानी ए और बी का समय जो x लिया था वो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर सकते हैं। आप इसको जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड से करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। इस तरीके से करने की कोशिश करिए, इस तरीके से समय आपका काफी बचेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 8। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ ले इसी क्वेश्चन में ए उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो सिंपल है, अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो 8 में 4 जोड़ दो, तो 8 और 4 12, ए का टाइम आ जाएगा। अगर आपसे बी का टाइम पूछ ले, 8 को 16 में जोड़ दो, 8 और 16 मिला के 24 हो जाएगा, ये बी का टाइम आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा था ए और बी का टाइम, तो ए और बी का टाइम हमारा 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/23। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। यहां पे अगर 1 में से अगर आप 1/2 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर आप
एक में से 1/3 घटाते हो तो एक में से 1/3 घटाने पर 2/3 आ जाएगा। अगर एक में 1/4 घटा दें तो ये 3/4 आ जाएगा। और इस तरीके से लास्ट में अगर एक में से अगर हम लोग 1/23 घटा दें तो 23 में 1 गया 22/23 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। इस तरह की जितनी भी सीरीज होगी बीच की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब जैसे आपने देखा 1/2 आया, 2/3 आया, 3/4 आया, तो इसके बाद 4/5 आएगा, तो ये 4 यहां कैंसिल हो जाएगा। ऊपर का पहला बच गया तो यहाँ का नीचे वाला बच जाएगा, यानी 23 बच जाएगा। अब सोचिए कि 22/23 के पहले क्या आया होगा, तो 22/23 के पहले 21/22 आया होगा, तो ये 22 इसके नीचे कट जाएगा। तो यहाँ पहली वैल्यू हमारी ऊपर बच गई 1 और नीचे बच गया हमारा 23, तो हमारा आंसर हो गया 1/23। तो 1/23 यानी कि सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का हो गया। कह रहा है 43 प्लस 2/7 ऑफ का मतलब हम सब लोग जानते हैं, हिंदी में हम उसे का कहते हैं। का मतलब होता है गुणा। ये लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप बॉडमास रूल जानते हैं, बॉडमास रूल के थ्रू अगर हम लोग इसको जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग का को सॉल्व करेंगे। का को सॉल्व करोगे तो 7 से आप 28 को काटोगे तो ये हो जाएगा 4। 4 में 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और 8 में यही 7 को घटा लो। तो 4 दूना 8, 8 में अगर 7 घटा लेते हैं तो 1 होगा, और 1 और 43 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर हमारा 44। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पे नीचे आइए, इस ब्रैकेट को देखिए। ब्रैकेट में यहां भाग है और यहां गुणा है, तो सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। अगर 8 से अगर 72 में भाग देते हो तो 8 से 72 में भाग दोगे तो आपका 9 आएगा, और 9 में आप 2.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 गुणे 2.5 हो जाएगा ये। एक सही 1/8 को आप लिख सकते हो 9/8, और इसको आप घटा लो, का लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ एलसीएम 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 12 में से 8 गया तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो का को सॉल्व करोगे तो ये 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया। 4 से अगर 8 को काटते हो तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचा है, ऊपर हमारे पास बचा है 44, और नीचे अगर देखा जाए तो 9 में अगर 2.5 का गुणा करोगे तो 9 दूना 18 और 4.5 हो गया, यानी 22.5। यहां हमारे पास बचा क्या, 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5। 22.5 में 0.5 अगर आप लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 से अगर आप 44 को काटते हो तो ये पूरी वैल्यू हमारी 2 बार में कट जाएगी, तो आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा 28 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की अर्धवृत्ताकार चद्दर को मोड़कर एक खुला हुआ शंक्वाकार कप बनाया जाता है, तदनुसार बताइए इस कप की धारिता कितनी होगी। देखिए, एक अर्धवृत्ताकार चद्दर है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। इसका व्यास हमें दिया हुआ है 28, तो व्यास 28 है तो त्रिज्या हमारी 14 हो जाएगी। कह रहा है कि इसको हमने क्या बनाया है, हमने इसको शंकु बनाया है, और कह रहा है कि बताइए इस कप की धारिता क्या होगी। देखिए, अगर हम लोग इसको शंकु बनाते हैं तो शंकु कैसे बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पे एक कागज होगा। कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या इसकी जो हो जाएगी, इसकी जो रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस यहां से लेकर यहां तक हमारी जो होगी वो हमारी 14 हो जाएगी। अब इसको आपने मोड़कर बनाया है एक शंकु, तो मैं अगर इसको इस तरीके से अगर मोड़ता हूं, इस तरीके से अगर इसको मोड़ा जाए, इसकी दोनों रेडियस को अगर मिला दिया जाए इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक शंकु जैसा निर्माण हो गया, एक शंकु बन गया। इस शंकु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रेडियस है, जिसे आप इस अर्धवृत्त की रेडियस बोल रहे हो, ये रेडियस जो होगी इसको मोड़ने पर एक शंकु, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई बनेगी, यानी कि स्लैंट हाइट।
तो इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी, इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि 14 हो जाएगी। यहां पे आपने देखा कि जो इसकी परिधि है, हमारे अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर, आर इसका कितना है 14। ये जो इसकी परिधि है, ये जो परिधि है, इसको जब मैंने इस तरीके से मोड़ा तो ये इस शंकु का पूरा 2 पाई आर बन गया, इस शंकु का 2 पाई आर बन गया। तो हम लोग इसकी रेडियस को अगर हम लोग आर लिखते हैं तो इसका 2 पाई आर, इसका 2 पाई आर इसके पाई आर के बराबर होगा। यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14 को काटोगे 7, तो रेडियस आ गई 7, इसकी रेडियस आ गई 7। रेडियस आ गई, हम लोग यहां से हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट निकालने के लिए आप इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस अगर यूज कर देंगे, 14 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 196 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, घटा दोगे तो हो जाएगा हमारा 147। 147 का हम लोग रूट निकालेंगे, तो 147 का मतलब हो गया हमारा 49 गुणे 3, यानी 7 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रहेगा। तो ये हमारी हाइट हो गई 7√3, हाइट हो गई हमारी 7√3। देखिए वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, जब आप इसको मोड़ोगे तो ये हमारा, जब भी आप अर्धवृत्ताकार शीट को मोड़ते हो तो ये हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल हमेशा एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो अगर ये 14 है, ये 14 है, और आपने देखा अगर यहां से मिला दें तो ये रेडियस भी 7 हो जाएगी, ये भी 14, ये 14, ये 14, ये भी 14, ये सारे 14 हैं। तो इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई का फॉर्मूला आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला a√3/2 होता है। यहाँ पे a हमारा 14 है, तो 14 अगर रखते हो यहाँ से और √3/2 का गुणा करते हो और इसको सॉल्व करते हो तो ये 7√3 हमारी हाइट आ जाएगी। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, या ये समझ लो कि ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। ऊंचाई आ गई, हमें इसका चाहिए वॉल्यूम। तो हम लोग जानते हैं सम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान रख दोगे 22/7 और रेडियस इसकी 7 आ चुकी है और हाइट आपने निकाल ली 7√3। ये 7 से हमारा 7 कट गया। √3 से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ √3 आ जाएगा। अब आपके पास ऊपर बचा 22 गुणे 49 बटा √3। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिए, 22 गुणे 49 हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा होगा 1078/√3, यानी कि तीसरा ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन नहीं जाएगा, ये चौथा जाएगा, 1078/√3। ये आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12√2 विकर्ण वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज की भुजा निकालनी है। देखिए एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर कह रहा है कि एक वृत्त बनाया गया है। तो चलिए भाई इस वर्ग के अंदर हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। फिर कह रहा है इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो कुछ ऐसे इस प्रकार से इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया होगा। त्रिभुज की भुजा आपको निकालनी है। आपको वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 12√2। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो हमारा a√2 होता है। वो a√2 मुझे दिया है 12√2, तो √2 से √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से वर्ग की भुजा आ जाएगी 12। वर्ग की भुजा मुझे 12 मिल गई। आप देख सकते हैं इस, अगर मैं वृत्त की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक यही वृत्त का जो है वो पूरा व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास जो है वो इसकी पूरी भुजा के बराबर है। तो वृत्त का व्यास हमारा 2r 12 के बराबर होगा। तो r बराबर हमारा हो जाएगा यहां से 6। r की वैल्यू 6 आ गई, इसकी रेडियस हमारी 6 आ गई। ये पूरा वृत्त का जो व्यास है इसकी भुजा के बराबर। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज का ये परिवृत्त है, यानी कि सरकम सर्कल है। समबाहु त्रिभुज की भुजा मुझे नहीं मालूम, वही मुझे फाइंड करनी है। और ये वृत्त जो है इस समबाहु त्रिभुज का सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त है। तो आपको परिवृत्त की रेडियस का फॉर्मूला आना चाहिए, R = a/√3। तो जिसको आप परिवृत्त बोल रहे हो वही उसी की वही रेडियस हमारी 6 आ चुकी है। तो यहां पे रेडियस आप 6 रख दो।
और √3, इधर √3 ले जाओगे तो ये हमारी इस समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 6√3। आपसे पूछा क्या जा रहा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ही पूछा जा रहा है, तो 6√3 यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन। अगले पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां 7, 8 और 9 हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आता है, आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट वे में याद होना चाहिए कि अगर वर्ग की भुजा अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा कुछ भी है, मान लो ए ले लिया, इसके अंदर अगर किसी भी पॉइंट से अगर आप तीनों पर परपेंडिकुलर अगर इस तरीके से डालते हो, ये P1, ये P2 और ये P3, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है a इज इक्वल टू 2/√3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको याद होनी चाहिए कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी भी जरूरत पड़ती है। चलिए यहां से अब हम लोग इस फॉर्मूले से भुजा निकाल सकते हैं। आपको P1, P2, P3 तीनों लंबाइयां दी गई हैं, कितनी कितनी दी गई हैं, 7, 8 और 9। 7, 8, 9 जोड़ दो तो 7, 8, 15 और 15, 9 हमारा 24। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे इसकी जगह पर 24। 24 का मतलब 8 गुणे 3 होगा, एक √3 कटेगा तो 8 दूना 16√3 हो जाएगा। 8 3 24, 8 2 16, ठीक है। इसकी भुजा आ गई। हमसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं √3/4 a² होता है। ये हमको एकदम एरिया याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार हम उसको डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे आप इसकी भुजा रख दो और स्क्वायर कर दो। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और √3 का स्क्वायर 3। 4 से इधर काट देते हैं तो ये हो जाएगा 64। 64 गुणे 3 हो जाएगा हमारा 6 3 18, 192, ठीक है, 192√3। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा था, समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा था, 192√3 आ गया। आंसर मैच करा लेते हैं, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, a का घनमूल क्यूब रूट ऑफ a का घनमूल b के वर्गमूल के बराबर है। तो b का जब वर्गमूल के बराबर है, a का घनमूल b के वर्गमूल के बराबर है। a और b में आपको रिलेशन फाइंड करना है। अगर हम लोग इसको लिखें क्यूब रूट को तो इस तरीके से 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। क्यूब रूट का मतलब 1/3, रूट का मतलब 1/2। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो आप ऊपर पावर में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से अगर 6 को काटते हो तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार में, और 2 से 6 को काटते हो तो हमारा हो जाएगा 3 बार में। तो हमसे पूछा जा रहा था ए बी में रिलेशन, तो आप देखिए हमारा रिलेशन आ गया a² बराबर b³। तो a² बराबर b³ यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन। तो ये आज के 20 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और साथ में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं आप जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। आगे इस तरह से सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम लोगों का एग्जाम ना हो जाए। कुछ बच्चे CHSL को लेकर कह रहे थे कि CHSL को लेकर सीरीज शुरू की जाए, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर भी सीरीज शुरू की जाएगी। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और भी कुछ डिमांड्स हैं लोगों की, तो साथ में एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, थोड़ा मौका दीजिए, बहुत सारी चीजें करेंगे, जो जो आप कहेंगे वो सारी चीजें की जाएंगी। थोड़ा सा मुझे समय की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, धीरे धीरे और भी चीजें हम लोग करेंगे आगे। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, नमस्कार।